हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 9 साइंस का दोस्तों, जो कि 4 अगस्त का इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसको लेकर आ गया हूँ। चलिए तो बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है क्लास 9 है ना, सब्जेक्ट साइंस, जो कि दोस्तों 20 मार्क्स कराता है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देख लीजिए, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। एक नंबर में है न्यूटन, दो में है दोस्तों जे टॉमसन, तीन में है दोस्तों अंतवा एल लवाइजिए एवं प्राउस्ट, और चौथा है गोल्डस्टीन। ठीक है दोस्तों, तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो है अंतवा एल लवाइजिए एवं प्राउस्ट, दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 3 में जो आप लोग टिक करेंगे। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है द्रव्यमान संरक्षण की, क्या दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया है। किसने किया है दोस्तों, तो ये भी जो है ना अंतवा एल वाई जी एवं परास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है ना। लैटिन नाम क्या है दोस्तों, फेरम है। तो पहला देख लीजिए लोहा, दूसरा है जिंक, तीसरा कॉपर, चौथा सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला लोहा। लोहा जो है ना, उसका नाम लैटिन नाम फेरम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है दोस्तों कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 नैनोमीटर। क्या दोस्तों, 10 के पावर -9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए, क्या है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है दोस्तों कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो देख लीजिए कोशिका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक किए थे। और ये भी पूछ सकता है कि कब दोस्तों, तो 1665 ईस्वी। क्या दोस्तों, 1665 ईस्वी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज कब हुई। तो 1665 ईस्वी, जो कि अभी तुरंत बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, क्या दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्लाइडेन एवं समान, दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो प्रूकोन्स हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आप लोगों का पहला हो जाएगा। अगला देख लीजिए, क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस या बिजली घर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या का थैला कहलाता है, क्या कहलाता है। तो लाइसोसोम कहलाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका है, छोटी कोशिका है दोस्तों, तो माइक्रोप्लाज्मा याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका है, तो शुतुरमुर्ग कांडा हो जाएगा दोस्तों। ये भी पूछ सकता है कि सबसे लंबी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों में से कोई एक सवाल आ सकते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति दोस्तों। ठीक है, कोशिका भित्ति याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो ऊर्जा का घर, जो कि दोस्तों अभी तुरंत बताया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों कि पदार्थ अणुओं से बना है, यह सिद्धांत किसने दिया। तो डाल्टन, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, हाइड्रोजन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो H2 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला देख लीजिए, क्लोरीन गैस का अनुभार कितना होता है। तो 71 दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग से अंग का तंत्र बनता है, और इस प्रकार पूरे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक इकाई कहते हैं। आगे देख लीजिए, इसी में लिखिएगा आप लोग, सजीवों की जीवित रहने के लिए जितनी भी उपापचयी प्रक्रियाओं आवश्यकता होती है, वह सभी कोशिका के अंदर ही संपूर्ण होते हैं। इसलिए कोशिका को सजीव की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गया, इतना आप लोग को लिखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देख लीजिए,
ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ना, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे कवक हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिखना है। ऐसे इसको हम एक सारणी वाला भी आपको दिखा देंगे किस तरह से आपको बनाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से आप बना भी सकते हैं। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका किस प्रकार भिन्न है, तो कुछ इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। देख लीजिए क्या है कि आकार प्राय छोटा, आकार प्राय बड़ा। ठीक है, बीम है, केंद्र क्षेत्र जो है ना या न्यूक्लियाइडी किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, और केंद्रक क्षेत्र या एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। और सी में लिखेगा इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इनमें केवल एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनमें लिखेगा कि इनमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, इनमें केंद्रिका पाई जाती है। इतना आप लोगों को लिखना है दोस्तों। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है कि पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से भी आप लोग बनाइएगा, जंतु तथा पादप कोशिका में तुलना। तो एक तरफ आप लोग पादप कोशिका लिखिएगा, दूसरी तरफ आप लोग जंतु कोशिका लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिका में देख लीजिए नंबर में, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है, पादप कोशिका जो है सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, और इसमें लिखिएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बी में है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। सी में, इसमें बड़ी रिक्तियां होती है, इसमें रिक्तिकाएं पाई नहीं जाती या बहुत छोटी होती है। और डी में, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, नहीं होता है, और इसमें दोस्तों सेंट्रोसोम होता है। तो कुछ इस तरह से आपको अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, ये प्रबल संभावना आने का दोस्तों। देख लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये दोस्तों आप लोग का 2 से 3 नंबर का देगा, ऐसे 2 नंबर का ही होगा दोस्तों। ठीक है ना, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को एक चित्र भी बनाने का दे सकता है कि एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इसकी जगह पर आपको पादप कोशिका भी दे सकता है। तो आप लोग बुक में देखकर जो है ना देख लीजिएगा दोस्तों कि पादप कोशिका का चित्र कैसा है, जंतु कोशिका का चित्र कैसा है। देख लीजिए जंतु कोशिका का चित्र ये है। ठीक है दोस्तों, तो पादप कोशिका का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पहले बना लेना है दोस्तों, है ना, इस तरह से दर्शा देना है, आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्या है, पहला क्वेश्चन, अमोनिया में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका परमाणु अणु से सिलेबस में जो है आप लोगों का जीवन का मौलिक इकाई और दोस्तों परमाणु अणु, ये 2 चैप्टर से जो है आप लोगों का आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए अमोनिया में हाइड्रोजन कितने परमाणु होते हैं दोस्तों, तो 3 होते हैं। सेकंड है, एक अधातु का नाम लिखिए जिसकी संयुक्तता 1 होती है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के एक अणु की परमाणुकता क्या है दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा, तो 1 मोल होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो जो एफ एल प्राउस्ट दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों लवाइजिए भी आप लोग लिख सकते हैं और प्राउस्ट लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप लोग आंसर देगा तो आप लोग प्राउस्ट ही मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन, एएमयू का विस्तृत रूप लिखिए, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई दोस्तों, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, 6.022 गुने 10 के पावर 23 को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोस्तों केवल और केवल दोस्तों आपका मंथली टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, इसको आवोगाद्रो स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं, तो देख लीजिए परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिखना है। आगे है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, तो देख लीजिए किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का। आगे देख लीजिए क्या दोस्तों, आगे क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण दे। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम पूछा है, तो देख लीजिए कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से निर्मित होता है, और इन यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, इसे ही जो है स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें, तो देख लीजिए कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, जो आपको दिया है इसमें सूत्र, इसको जो है
यौगिक का नाम क्या है उसको लिखना है। तो देखिए Al2SO4 क्या होता है, जिसका है एल्युमिनियम सल्फेट। आगे है दोस्तों CaCO3 जिसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है CaCl2 जिसका होता है कैल्शियम क्लोराइड। आगे NH4 H2SO4 जो कि अमोनियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का। आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों कि निम्न यौगिकों को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने भी आप लोग देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ज्ञात किया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना करें, है ना, ये पूछ सकता है दोस्तों, प्रबल संभावना है। तो लिख लीजिएगा डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने हैं, 6 प्रकार हैं दोस्तों। 6 जो है ना चीजें, ये आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे। 6 चीजों को देख लीजिए। क्या है, पहला कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है दोस्तों कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अगला पॉइंट है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है, इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों। फिर आपसे पूछ सकता है कि मोल में परिवर्तित कीजिए, तो मोल कैसे निकलना है इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी दोस्तों यही था आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ये अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जो जो क्लास 9 का इस बार मंथली टेस्ट देने वाले हैं उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी कैसी लगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।